हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फैलोपियन ट्यूब एंड पेरिटोनियम कार्सिनोमा। ये गायनोकोलॉजी का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे फैलोपियन ट्यूब या पेरिटोनियम में कैंसर होता है और ये कैसे हमारे फर्टिलिटी को, मतलब हमारे जो हम प्रेग्नेंट होते हैं उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले ओवरऑल जानते हैं जो सबसे ज़्यादा हिस्टोलॉजिकल टाइप होता है वो कौन सा होता है। तो हाई ग्रेड सीरस एडिनोकार्सिनोमा, याद कीजिएगा। जितना भी मेलिग्नेंसी होता है मेनली गायनो से रिलेटेड, उसमें मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिक टाइप कौन सा है, तो हाई ग्रेड सीरस एडिनोकार्सिनोमा। अब मेनली जानते हैं फैलोपियन ट्यूब कैंसर। फैलोपियन ट्यूब कैंसर जो है वो एक रेयर डिजीज है, मान ली ज़्यादा औरतों में नहीं होता है, ये सिर्फ अप्रॉक्स 0.2% औरतों में होता है। ये जो कैंसर है ये एक रेयर कैंसर है। कौन सा, फैलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा। ये ज़्यादातर औरतों में नहीं होता है, ओनली 0.2% औरत में होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है वो ये मेनली कहाँ पर होता है। तो जैसा कि आपने फैलोपियन ट्यूब देखा होगा, मैं पिक्चर बना के एक आइडिया दे देती हूँ। तो इसके फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में कैसे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन रहता है, यहाँ पर ही ज़्यादा चांसेस होते हैं रहने के। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे होता है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब ऑफ फिम्ब्रियाई। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, जो ये प्राइमरी रिस्क फैक्टर है, मतलब प्राइमरी रिस्क फैक्टर मतलब जो मेन रिस्क फैक्टर है, ये क्यों कैंसर होता है। तो इसका जो मेन रिस्क फैक्टर है वो क्या है, तो म्यूटेशन हो जाना। कैसे, इनहेरिटेड म्यूटेशन ऑफ BRCA1 एंड BRCA2। क्या मेनली ये क्यों होता है, इसका प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या है, तो म्यूटेशन हो जाना। किसमें, BRCA1 और BRCA2। ये है क्या, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। क्या है ये, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो मेनली किससे एसोसिएटेड होता है, हेरिडेटरी ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम से। किससे, तो हेरिडेटरी ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम से। ठीक है, मैंने कि माँ को ऑलरेडी किससे क्या होया हुआ है, ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर होया हुआ है, तो बच्चे में ऐसा म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, या माँ में ही ऐसा म्यूटेशन हो सकता है जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब कैंसर होता है। ठीक है, किसके कारण, तो फिर से याद कीजिए, इनहेरिटेड म्यूटेशन इन द BRCA1 एंड BRCA2 के कारण। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसको ठीक करने के लिए क्या है, तो RRBSO का फुल फॉर्म क्या होता है, रिक्स रेड्यूसिंग बायलेटरल सल्फिंगो ऊफोरेक्टोमी। इसमें क्या होता है, पूरा जो हमारा क्या है फैलोपियन ट्यूब है ओवरी के साथ निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मेनली होता है ये उन वुमेन में होता है जिनमें BRCA म्यूटेशन के कारण फैलोपियन कैंसर हुआ हो, और ये मेनली जब चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, ये हम करते हैं क्या, तो RRBSO। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं। RRBSO मेनली उन वुमेन के लिए रिकमेंडेड किया जाता है, उन लोगों के लिए होता है जिनमें क्या हो गया हो, ऑलरेडी BRCA1 का म्यूटेशन हो चुका हो, मतलब वो सब फैलोपियन ट्यूब कैंसर जिसमें BRCA1 या 2 के कारण वो कैंसर हुआ हो, तो ये मेनली उनमें रिकमेंडेड किया जाता है जो ऑलरेडी माँ बन चुकी हैं और उनको बाद में माँ बनने की इच्छा नहीं है। मेनली प्रेफर किया जाता है एट द एज ऑफ 40। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें तो सबसे पहले रिमूवल दोनों ओवरीज का और फैलोपियन ट्यूब का होता है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ कॉर्नियो। दूसरा क्या होता है, ओवरी को क्या करते हैं, ओवरी के वेसल को क्या करते हैं, लिगेशन मतलब काट देते हैं। किससे, तो पेल्विक व्रीम से। ठीक है, मतलब जो ओवरी के वेसल में जो लिगेशन है ना, ओवरी वेसल में क्या करते हैं, वो लिगेशन मतलब काट देते हैं। कहाँ तक, तो पेल्विक व्रीम तक। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, थ्रो इंस्पेक्शन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी एंड पेल्विक वॉशिंग। वो पेल्विक को पूरी तरह से क्या करते हैं, साफ कर देते हैं और पेल्विक कैविटी का पूरी तरह इंस्पेक्शन करते हैं। पूरी तरह कर लेने के बाद वो क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल एग्जाम करते हैं, मतलब वो पूरी तरह वो पेरिटोनियल कैविटी से सब कुछ निकाल के उसके बाद वो चेक करते हैं। और उसके इसी कारण कहा जाता है कि जब चाइल्ड बियरिंग हो जाए तब ये किया जाता है। क्यों, क्योंकि ना ओवरी बचता है ना फैलोपियन ट्यूब बचता है, तो अगर माँ बनना रहेगा तो कैसे बनेंगे। ठीक है, इसमें मेनली ये जो RRBSO है ये किस में होता है, तब फैलोपियन ट्यूब कैंसर में होता है और ओवेरियन कैंसर में होता है। ठीक है, अब क्या है
कि अगर मान लीजिए कि BRCA म्यूटेशन के कारण फैलोपियन ट्यूब कैंसर नहीं हुआ है तो और कौन सा कारण हो सकता है। तो बाकी जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चला है, मतलब कि एक यही पता चला है कि BRCA म्यूटेशन के कारण होता है, बाकी जो भी कॉजेज है वो अभी अनक्लियर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर है इनफर्टिलिटी, अगर वुमेन क्या हो रहा है इनफर्टाइल है, वो माँ नहीं बढ़ रही है, लो फर्टिलिटी, अर्ली मिनार्की माने मेंस्ट्रुएशन का जल्दी आ जाना, लेट मेनोपॉज मतलब वो ये मेनोपॉज होता है ना, जब मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो लेट से आना, ये सब के कारण क्या हो सकता है फैलोपियन ट्यूब के कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब इनसे बचाएगा कौन। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है। तो पहला ओरल कंट्रासेप्टिव का यूज करना, दूसरा बार बार प्रेग्नेंट होना, तीसरा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना। ब्रेस्ट फीडिंग के कारण सिर्फ बच्चे ही नहीं माँ के हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट होता है। और चौथा क्या है ट्यूब को काट देना, मतलब ट्यूबर लिगेशन करना। ठीक है, चलिए अब एक बार इसका ब्रीफ में बताते हैं। फैलोपियन ट्यूब कैंसर होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है एक यूट्रस होता है एब्डोमेन में, ठीक है, वुमेन के बॉडीज में, ठीक है, और वो क्या कनेक्टेड होता है ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की पिक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस से क्या होता है एक फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड रहता है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि ये एक यूट्रस है, इसमें क्या है दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है दीदी, ये कैंसर होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है यूट्रस का, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कैंसर डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, बाद में वो स्प्रेड करता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है। फैलोपियन ट्यूब से अगर वो स्प्रेड करना चालू करे तो स्टोमक तक पहुँचता है। जैसा कि पता है आपको कैंसर मतलब होता क्या है ज़्यादा प्रोफिलेशन या डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, तो डिवीजन करके वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वुमेन में मेनली क्या होता है जो एग, फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है एग को क्या करना ओवरी से लेना और उसके बाद उसको यूट्रस तक भेजना। तो वो जब ओवरी ही ख़राब हो जाएगा तो यूट्रस तक कैसे जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन ओवरी एग होस्ट का मौत। तो ये बता रहा है कि मेनली क्या काम होता है फैलोपियन ट्यूब क्या करता है ओवरी को लेता है, ओवरी उसके बाद वो यूट्रस में क्या होता है वो जाके इम्प्लांटेशन होता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ओवरी क्या हो गया जो एग बनता है वो बाहर आ जाता है मेन्स्ट्रुएशन के साथ। ठीक है, अब क्या कह रहा है जब ये टिश्यू ही डैमेज हो जाएगा तो एक कैसे ट्यूब में आएगा। तो इसी कारण क्या होता है इनफर्टिलिटी, जब फैलोपियन ट्यूब कैंसर होगा तो क्या होगा इनफर्टिलिटी होगा। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखते हैं। तो डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है, ये एक ब्रीफ है, फिर हम फिर से चैप्टर में चलेंगे। ये इसका जो पेल्विक एग्जाम करेंगे तो उसमें हम क्या टेस्ट करेंगे यूट्रस, वेजाइना, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ब्लेडर और एनस का देखेंगे कि कोई भी शेप में कोई ये वेरी तो नहीं है, कोई सबका शेप जैसा होना चाहिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वैसा ही तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन ये सब तो नहीं है। फिर टेस्ट और दो चीज़ों का करना चाहिए, एक है HSG और दूसरा इंट्रा वेजाइनल अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये किस लिए वेरीफाई करने के लिए कि जो अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल है कहीं वो इसमें तो एबनॉर्मल नहीं दिखा रहा है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरी नॉर्मल ही हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है CA-125 का हम करेंगे ब्लड प्रोटीन लेवल इन द ब्लड टेस्ट कॉल्ड CA-125, मतलब ब्लड टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे प्रोटीन लेवल चेक करेंगे, उसी को क्या कहते हैं CA-125। इसमें क्या होता है ये मेनली किसके लिए होता है, तो ये होता है कैंसर जो फैलोपियन ट्यूब में होगा उसको ये दिखाएगा। ठीक है, इसका 85% क्या है एस्टिमेटेड 85% ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ CA-125 आर सफरिंग फ्रॉम सेम वूमेन। क्या कह रहे हैं ना कि अगर किसी को कैंसर होया हुआ है तो उसमें ये क्या दिखाएगा इसका लेवल हाई दिखाएगा, किसका CA-125। जैसा कि हमें पता है कि राइज हो जाता है ब्लड प्रोटीन लेवल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ब्लड प्रोटीन मतलब CA-125 राइज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें कैंसर ही है।
ठीक है। दिस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन और अदर डिजीज, इसमें कुछ और भी डिजीज हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि CA 125 या कोई प्रोटीन बढ़ा है ब्लड में तो इसका मतलब कि कैंसर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो उसका CT स्कैन कराएंगे। CT स्कैन में हम बॉडी का अंदर का पार्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हम एक्सरे और कंप्यूटर डिस्प्ले पे भी देखते हैं, लेकिन इसमें देखने पे क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डाई हम यूज करते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, जो हमारा यूटरस है, इसमें कोई इन्फ्लामेशन है कि नहीं, ये सब हम इसमें देखते हैं और CT स्कैन के द्वारा ये क्लियरली विजुअल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, अगर ट्रीटमेंट करना रहेगा तो ट्रीट होता है सर्जरी के द्वारा। ठीक है, तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, यूटरस, सर्विक्स या ओवरी या फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, अब फोकस मेनली कौन सा पार्ट का पर करना है, तो वैसा पार्ट जो आउटर एरिया में हो, मतलब फेलोपियन ट्यूब के बाहर में हो। ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब का आउटर पार्ट हो उसका कह रहा है, जहाँ पर क्या है तो कैंसर अभी तक स्प्रेड नहीं किया है। तो इफ़ कैंसर हैज स्प्रेड आउटसाइड द फेलोपियन ट्यूब दे शुड अप्रोच टू अर्लीस्ट एज पॉसिबल टू द डॉक्टर। अगर जब तक ये कब तक होगा, जब तक कैंसर क्या हो गया, आउटर पार्ट तक नहीं पहुंचा है फेलोपियन ट्यूब का। अगर गलती से पहुंच गया तो सबसे पहले जितना फास्ट हो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, केमोथेरेपी ड्रग मेनली क्या करता है, कैंसर सेल को क्या करता है, किल करता है। एंड दे टेंड टू श्रिंक द ट्यूमर एंड कैंसर डज नॉट स्प्रेड। ये ट्यूमर को क्या करता है, छोटा कर देता है, जिसके कारण कैंसर स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, इसको एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं या केमोथेरेपी एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जो केमोथेरेपी यूजुअली वेरीज प्रोवाइडेड बाय ड्रग, ये अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग ड्रग किया जाता है। ठीक है, ड्रग स्लोली स्प्रेड करता है हमारे बॉडी में, जैसा कि हमें पता है, एज कंपेरिजन टू इंजेक्शन। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी एंटी कैंसर ड्रग्स को क्या करते हैं, हम इंजेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी से वो हमारे बॉडी में जा सके और वर्क कर सके, लेकिन इसके कारण कुछ कहा जाता है ना, जल्दी का काम हड़बड़ी का काम होता है, तो ये हमारे को क्या कर सकता है, इन्फेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ योर कुच्चा में डिक्रीज, आफ्टर दैट यू कांट बिकम ए मदर। लेकिन एक बार जब ये ख़त्म हो जाए, मतलब रिमूव हो जाएगा, तो आप मदर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, पेरिटोनियल कार्सिनोमा, इसको दूसरा नाम में हम प्राइमरी पेरिटोनियल कार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूज करता है कहाँ पे, तो पेरिटोनियल सरफेस पे। पेरिटोनियल सरफेस वैसा जो एब्डोमेन के चारों तरफ होता है, लेकिन ये जो कार्सिनोमा होता है ना, वो स्पेयर कर जाता है या मिनिमम इन्वॉल्व करता है किसको, तो ओवरी और फेलोपियन ट्यूब को। ठीक है, जो पेरिटोनियल कैंसर है ना, वो हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है किससे, तो इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर से। कैसे, तो उसका क्या होता है, ये जो करेक्टरिस्टिक होता है, क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक, वो सेम होता है, पैटर्न ऑफ स्प्रेड सेम होता है, रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट सेम होता है और सर्वाइवल रेट भी सेम होता है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर कैसे पता चलेगा, तो रिस्क फैक्टर भी सेम है। म्यूटेशन किसके कारण, तो म्यूटेशन ऑफ BRCA के कारण होता है, और ये मेनली लो पैरिटी के कारण होता है, जो मेनली दूसरे में होता था, फेलोपियन ट्यूब में हमने देखा, ओवरी कैंसर में देखा, किसके कारण होता है, तो BRCA म्यूटेशन के कारण होता है और लो पैरिटी के कारण होता है। ठीक है, और अब क्या कर रहा है, जो पेरिटोनियल कैंसर है वो एसोसिएटेड होता है किससे, ओल्ड एज से। मेनली ये ज़्यादा किस में होता है, तो बुद्धों में होता है, बुद्धियों में होता है, और मोटापे के साथ इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसका पैथोजिनेसिस, तो पैथोजिनेसिस जहाँ तक हमें पता है कि वो क्लियर नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जो जर्मिनल इपिथेलियल है ओवरी का क्या, जो जर्मिनल इपिथेलियल है और मेजोथेलियम ऑफ द पेरिटोनियम एराइज होता है सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से। किसका, तो ओवरी का कौन सा, जर्मिनल एपिथेलियम, और पेरिटोनियल का कौन सा, मेजोथेलियम। दोनों का क्या होता है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, और जो मेजोथेलियम ऑफ पेरिटोनियम होता है, दोनों एराइज होता है सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से। ठीक है,
इसलिए पहले क्या कहा जाता था कि जो प्राइमरी पेरिटोनियम कैंसर है वो डेवलप्ड होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेल से। ठीक है, ये तो पहला हाइपोथेसिस हो गया। दूसरा क्या प्रपोज थ्योरी है कि ये जो एराइज होता है ना वो सिलोमिक एपिथेलियम से होता है। अब सिलोमिक एपिथेलियम क्या है, तो एब्डोमिनल कैविटी का लाइनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। और जो ओवरी है वो जर्मिनल एपिथेलियम से होता है। ठीक है, ये दोनों कौन ज़्यादा रिस्पॉन्स किससे करते हैं, तो ऑन्कोजेनिक स्टिमुलस। ऑन्कोजेनिक क्या होता है, जो म्यूटेशन कैंसर के कारण, कैंसर जीन के कारण या कैंसर जीन में जो म्यूटेशन होता है उसको ऑन्कोजेनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इसमें हम क्या करते हैं, तो इसको डायग्नोसिस के लिए क्या करना चाहिए, तब पेरिटोनियम कार्सिनोमा हैज़ देयरफॉर बिकम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन व्हेन ए प्राइमरी ओवरी और फैलोपियन ट्यूब कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। मतलब कह रहा है कि अगर हम चेक किए, ठीक है, और BRCA का क्या हुआ, म्यूटेशन दिखाया, तो उसमें फैलोपियन ट्यूब कैंसर नहीं है, ओवेरियन ट्यूब कैंसर नहीं है, तो क्या होने का चांसेस है कि पेरिटोनियल कैंसर है। ठीक है, अब एक नया आ गया टर्म, क्या, सीरस ट्यूबुलर इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा। अब ये क्या है, तो इसको पहले जानते हैं मैं अपने नोट से। जो सीरस ट्यूबुलर इंट्रा एपिथेलियम कार्सिनोमा है ना, ये एक रेयर डिजीज है। ठीक है, ये मेनली गायनो सर्जरी इसमें करते हैं, ये बेनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है। ठीक है, ये एराइज होता है कहाँ पर, तो फैलोपियन ट्यूब के डिजिटल फिब्रेटेड इन से। आपको तो पता है फिब्रेटेड इन डिजिटल में होता है, तो वहाँ पर ये एराइज होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये हाई ग्रेड पेल्विक सेरस कार्सिनोमा है। अब हाई ग्रेड सेरस कार्सिनोमा होता क्या है, तो ये एक टाइप ऑफ ट्यूमर है जो एराइज होता है सीरस एपिथेलियल लेयर से। और कहाँ पर ये होता है सीरस एपिथेलियल लेयर, तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में होता है। ठीक है, और ये मेनली पाया जाता है ओवरी में। अब क्या कह रहा है, HGHC क्या है, ये मेकअप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ओवेरियन कैंसर केसेस, और लो होता है इसमें। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कैंसर स्प्रेड होकर करता है जैसे कि ओवेरियन कैंसर करता है। ओवेरियन कैंसर और फैलोपियन ट्यूब कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमेशा मिलता है। ये क्या करता है, पहले अपने सराउंडिंग को अफेक्ट करता है, फिर क्या करता है वो, फिर धीरे धीरे सेद करने लगता है, किसको होता है, एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, तो वो पेल्विक तक जाता है, एब्डोमेन तक जाता है, और भी अदर पार्ट को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कह रहा है, ये तो हो गया नोट्स। अब क्या कह रहा है कि सेरस ट्यूबुलर इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा क्या होता है, तो वही अर्ली कैंसर जो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, कार्सिनोमा करता है, बाद में कहाँ तक पहुँचता है, फिम्ब्रिक इन तक पहुँचता है या डिजिटल तक पहुँचता है, उसी को कहते हैं सेरस ट्यूबुलर इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा। ठीक है, इसमें क्या कौन सा इन्वॉल्व होता है, तब फिम्ब्रेटेड इंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो मैंने पहले ही बताया है। जैसा कि हमें पता है कि फैलोपियन ट्यूब में मेनली क्या होता है, म्यूटेशन ऑफ BRCA होता है। ओवेरियन में क्या होता है, म्यूटेशन ऑफ BRCA होता है। तो पेरिटोनियल सेलर कार्सिनोमा में क्या होगा, तो यही BRCA होगा। ठीक है, तो हम सब में सेम हो रहा है BRCA म्यूटेशन, तो हम क्या रिकमेंडेड करेंगे, तो RRBS रिकमेंडेड करेंगे जो पहले किया था। ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखा जाता है, P53 म्यूटेशन, किसमें, तो ये सीरस इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा में। तो ये P53 म्यूटेशन होता क्या है, तो इसमें मेनली क्या किया जाता है ना, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर P53 सिग्नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि जो सीरस कार्सिनोसिस होता है वो इनिशिएट कहाँ से हुआ है, डिजिटल फैलोपियन ट्यूब से हुआ है। ठीक है, ये कॉमन, इसका जो इक्वल इम्पोर्टेंस होता है किसमें, तो BRCA प्लस वुमेन में। ठीक है, इसमें मेनली देखा जाता है वुमेन विदाउट ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर, ये उसमें भी आता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं हो। मेनली BRCA म्यूटेशन किसमें होता है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री होता है, लेकिन ये जो P53 म्यूटेशन है उसमें फैमिली हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। तो अब आते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस पे। चलिए अब आते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग में। फैलोपियन ट्यूब कैंसर को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो जो मीन एज होता है फैलोपियन ट्यूब कैंसरोमा का वो 58 ईयर्स मतलब 58 साल का होता है। तो इसका अगर एवरेज एज देखें तो 26 से 85 साल होगा। ठीक है, और क्या होगा, म्यूटेशन होगा BRCA 1 और 2 में। ठीक है, ये मेनली डायग्नोसिस हम इसको यंगर एज में भी कर सकते हैं, जैसा कि एज का आप रेंज देख सकते हैं।
26 से 85 है। तो यंगर एज में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेनली वाइट वुमेन में ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू ब्लैक, हिस्पैनिक, एशियन और पैसिफिक इस्लैंडल वुमेन। ज़्यादा किस में होता है, वाइट वुमेन में होता है। तो प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होगा, तो प्रेजेंटिंग सिम्टम याद रखिएगा जो मेन सिम्टम होता है। तो प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल ट्यूब, क्या कितना ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो साइन और सिम्टम क्या आएंगे, तो साइन ऑफ सिम्टम में पहले आएगा एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना से ब्लड आएंगे एबनॉर्मल बहुत सारे। दूसरा क्या आएगा, सेरोसैंगुअस वेजाइनल डिस्चार्ज। सेरोसैंगुअस वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है, तो सेरोसैंगुअस मिस क्या होता है, सेरोसैंगुअस मतलब होता है कि जब वेजाइना से कुछ सीरम आ रहा है उससे हल्का हल्का क्या आ रहा है, ब्लड जैसा चीज़ें आ रही है। ठीक है, येलोइश के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सैंगुअस वेजाइनल डिस्चार्ज। और क्या आएगा, तो पल्पेबल एडिनेक्सल, जब हम पल्पेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एडिनेक्सल मास मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद पेट में क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगा। ये क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है, तो ये ट्यूब में जो डिस्टेंशन या जो फोर्स लग रहा है ना पेरिस्टाल्टिस के कारण, वो कारण। तो मेनली इसका साइन सिम्टम क्या है, तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, और वो ब्लीडिंग कैसा होगा, सेरोसैंगुअस होगा। ठीक है, पल्पेबल एडिनेक्सल मासेज मिलेंगी, पेट में क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा। अब एक टर्म आता है क्या है, हाइड्रोप्स टीवी प्रोफ्लुएंस। अब ये होता क्या है, तो ये एक टर्म है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है इंटरमिटेंट एक्सपर्शन ऑफ क्लियर एंड सैंगिक्वस फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंटेड डिजिटल। मतलब ये क्या होता है ना, जब एकाएक ये पूरा फ्लूइड सैंगिक्वस फ्लूइड वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्यों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा फैलोपियन ट्यूब का डिजिटल पार्ट, तो ये हमारा जो ये वेजाइना से पूरा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो उसी टर्म को कहते हैं हाइड्रोप्स टीवी प्रोफ्लुएंस। ठीक है, ये डिस्चार्ज में क्या होगा, तो ये डिस्चार्ज में ये श्रिंकेज या रिजोल्यूशन ऑफ एडिनेक्सल मास होगा। जो एडिनेक्सल मास होता है ना, उसको श्रिंक मतलब सिकुड़ाता है या उसको सही करता है। अब एक मेन चीज़ है कि ट्रायड, 3 चीज़ें मेन इसमें मिलेगी आपको, किसमें, फैलोपियन ट्यूब कैंसर में। ये जो हाईलाइटेड है पर्पल कलर से, क्या, सैंगुइनस डिस्चार्ज, क्लोकली पेन और मास। क्लोकली पेन उसको कहते हैं जो मेनली ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको मेनली देखने के लिए मिलेगी। अगर कोई भी पूछेगा ट्रायड ऑफ रिप्रोडक्टिव कार्सिनोमा क्या है, तो सैंगुइनस डिस्चार्ज, क्लोकली पेन और मास। ठीक है, इवालुएशन कैसे करेंगे, तो इवालुएशन करने के लिए हम CA-125 या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, जो रूल आउट करता है किससे, तो ये ओवेरियन ट्यूब से, ओवेरियन कैंसर से। ठीक है, अब क्या है, पेरिटोनियल कैंसर का क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, तो जैसा कि पता है पेरिटोनियल कैंसर जो होता है वो ज़्यादा ओल्डर पीपल में होता है। तो इसका मीडियन एज क्या होगा, तो इसका मीडियन एज होता है 63 to 66, मतलब 63 से 66 साल के बीच में ये होता है। ठीक है, तो अब इसका जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है वो क्या है, तो इसका है पेन, पेट दर्द करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब पेट फूला फूला लगेगा, प्रेशर लगेगा, GI सिम्टम होंगे, GI सिम्टम मतलब डायरिया, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये उतना तो ज़्यादा शो नहीं करेगा जितना रिप्रोडक्टिव वाला करेगा। इसका भी डायग्नोसिस उसी तरह करेंगे, CA-125। तो डायग्नोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब और पेरिटोनियल कैंसर कैन बी सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन इमेजिंग स्टडी, वही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब। CA-125 और सिम्टम और फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा वो सबसे हम डायग्नोसिस करते हैं। और डिफरेंट डायग्नोसिस कब पता चलता है, जब हम सर्जरी करने जाते हैं। ठीक है, तब डायग्नोसिस में आते हैं अल्ट्रासाउंड। और जब हम क्लासिक अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो फैलोपियन ट्यूब कैंसर में कैसा
मिलेगा। तो जो हमारा ओवरी रहेगा, वो यूतरस रहेगा, उसमें क्या रहेगा, फ्लूइड फिल्ड रहेगा, ट्यूब जैसा दिखेगा, ओवॉइड मास रहेगा। ठीक है, विथ इंटरनल पेपिलरी एरियाज, मूलर नोड्यूल्स और सेप्टेशन। सेप्टेशन क्यों रहेगा, क्योंकि वो कैंसर बना हुआ रहेगा, कैंसर रहेगा ना, तो वहाँ पर मान जैसे रहेंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि सब एक दूसरे से अलग है। ठीक है, दिस इज सेपरेट फ्रॉम द यूतरस एंड ओवरी। ये सेपरेट करेगा किसको, यूतरस को ओवरी से। ठीक है, फेलोपियन एंड पेरिटोनियल ट्यूब कैंसर में क्या होता है, स्काइट्स होते हैं और पेरिटोनियल इम्प्लांट भी होता है। मतलब स्काइट मतलब पेट पे पानी रहेगा। ठीक है, विथ बोथ मेलिग्नेंसी ओवरी आर ऑफन नॉर्मल इन अपीयरेंस। अगर हम कंपेयर करें फेलोपियन ट्यूब और ओवरी का, तो ये अल्ट्रासाउंड में ओवरी ज़्यादा नॉर्मल होता है एज कंपेरिजन टू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अदर इमेजिंग हम कौन कौन सा कर सकते हैं, तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और प्रोजेस्टेरॉन इमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, अब CA-125 लेवल क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो मेनली एलिवेटेड होता है मोर देन 80% जिस वुमेन को फेलोपियन ट्यूब या पेरिटोनियल कैंसर होता है। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एलिवेटेड है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, तो आपको कैंसर ही है। कोई और भी कारण से एलिवेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसे चेक करते हैं कि एक क्राइटेरिया तो है ना। ठीक है, चलिए अब स्टेजिंग में चलते हैं। तो इसका स्टेजिंग हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेजिंग से ही पता चलता है कि ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है या पेरिटोनियल है। पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, तो फेलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा का पैथोलॉजिकल फाइंडिंग क्या है, तो पहले ये तो कहाँ पर होता है, तब फेलोपियन ट्यूब के इंडिंग में जो फिम्ब्रेटेड एरिया होता है वहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें कैसा ट्यूमर मिलेगा, तो डायलेटेड ल्यूमेन फिल्ड ट्यूमर रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ दीज आर सीरस कार्सिनोमा, और उसमें फॉलो करेगा, एक तो सीरस कार्सिनोमा होता है, उसके साथ इंडोमेट्रियोड और क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा भी होगा, और भी चीज़ मिलेंगे। तो पहले चलते हैं इसके स्टेजिंग को देखते हैं। ठीक है, तो स्टेजिंग में हम जो स्टेज 1 होता है, उसमें ट्यूमर कहाँ है, ओवरी में है या फेलोपियन ट्यूब में है। ठीक है, तो 1A 1B 1C में डिवाइड किया है। 1A में क्या है, ट्यूमर है जो सिर्फ ओवरी तक है। ठीक है, ओवरी में कहाँ तक, कैप्सूल इंटैक्ट तक, या फेलोपियन ट्यूब में ट्यूमर लिमिटेड टू द ओवरी या फेलोपियन ट्यूब। नो ट्यूमर ऑन ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब सरफेस, नो मैलिग्नेंट सेल इन द स्काइट एंड पेरिटोनियल वाशिंग। मतलब कह रहा है कि मेनली अगर ट्यूमर रहेगा, ठीक है, 1A में, तो वो या तो अगर फेलोपियन ट्यूमर है तो फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा, उसके सरफेस तक नहीं आएगा। ओवरी ट्यूमर है, माने ओवरी का कैंसर है, तो वो ओवरी तक ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी मैलिग्नेंट सेल बाहर में नहीं दिखेंगे, स्काइट्स नहीं होगा, पेरिटोनियल वाशिंग की ज़रूरत नहीं है। 1B में क्या है, ट्यूमर लिमिटेड टू बोथ ओवरी, ठीक है, या फेलोपियन ट्यूब, नो ट्यूमर और ओवेरियन ऑन ओवेरियन एंड फेलोपियन ट्यूब सरफेस। ये भी क्या है, पहले था कि एक ओवरी, 1A में क्या था, एक ओवरी में था, ठीक है, या एक ट्यूब में था। अब क्या हो गया, दोनों 1B में क्या हो गया, दोनों ओवरी में चला गया और दोनों ट्यूब में हो गया, अगर फेलोपियन ट्यूब को देखें तो। बाकी वही कोई भी ट्यूमर या ये मेटास्टेसिस नहीं देखते हैं, ओवरी में भी और फेलोपियन ट्यूब के सर्विस में भी। ठीक है, कोई भी मैलिग्नेंट सेल नहीं देखते हैं, कोई भी स्काइट्स नहीं होता है, कोई भी पेरिटोनियल वाशिंग नहीं होती है। अब 1C में क्या देखेंगे, 1C को भी सब डिवाइड किया गया है, 1C1 1C2 1C3। तो ट्यूमर लिमिटेड होता है 1 या बोथ ओवरी में या फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो 1C1 में हम क्या करते हैं, सर्जिकल स्पील करते हैं। 1C2 में क्या करते हैं, कैप्सूल रप्चर हो जाता है बिफोर सर्जरी। ठीक है, 1C3 में क्या करते हैं, मैलिग्नेंट सेल इन द स्काइट और पेरिटोनियल वाशिंग। मैंने 1C1 में सर्जिकल स्पील करते हैं क्योंकि ट्यूमर लिमिटेड हो जाता है 1 या 2 ओवरी में। ठीक है, और 2 में क्या करेंगे, कैप्सूल रप्चर हो जाएगा बिफोर सर्जरी। ठीक है, 1C3 में क्या होगा,
तो वो मैलिग्नेंट सेल चला जाएगा स्काइथ या पेरिटोनियल वाशिंग में। अब आते हैं टू में, ट्यूमर इन्वॉल्व वन और बोथ ओवरीज, ये तो वन ही में हो गया था, विथ पेल्विक एक्सटेंशन और प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सेकंड में कि जो ट्यूमर है ना वो सिर्फ ओवरी तक नहीं चला जाएगा, वो एक्सटेंड कर जाएगा पेल्विक एक्सटेंशन तक, मतलब बिलो पेल्विक ब्रीम। ठीक है, और इसको कहते हैं प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर। अब टू को भी वन ए और बी में बात है। ए में क्या है, एक्सटेंशन कहाँ तक हुआ है, तो एक्सटेंशन या इम्प्लांट ऑन यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब या ओवरी, एक्सटेंशन यूट्रस तक चला गया है। ठीक है, अब क्या है, वन बी में एक्सटेंशन पेल्विक एरिया तक चला गया है। ठीक है, थर्ड में क्या है, तो जो ट्यूमर है वह एक और दो ओवरी में तो है ही या फैलोपियन ट्यूब में है, और प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर ये तो सेकंड में ही हो गया था। अब हिस्टोलॉजिकली वो कहाँ मिलेगा, आउटसाइड द पेल्विस मिलेगा। ठीक है, पहला में ओवरी में ही रह गया था, दूसरा में ओवरी से वो पेल्विक तक चला गया था, तीसरा में ये ओवरी से कहाँ चला गया, तो पेल्विक के बाहर चला गया। ठीक है, ये मेनली कहाँ पर चला जाएगा, तो रेट्रोपेरिटोनियम लिम्फ नोड में चला जाएगा। तो इस 3 को भी डिवाइड किया है 3A1 A2। ठीक है, और तो 3A1 में क्या है, तो पॉजिटिव रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड ओनली, A1 में सिर्फ रेट्रोपेरिटोनियम में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ए को भी 2 भाग में डिवाइड किया है कि ये जो मेटास्टैटिस है अगर 10 mm का रहेगा तो A1 में रहेगा 3A1 सब डिवीज़न, और अगर मोर देन 10 रहा तो 3A1 सब डिवीज़न 2 में रहेगा। ठीक है, अब A1 तो हो गया, अब 3A2 में क्या होगा, तो ये एक्स्ट्रा पेल्विक चला जाएगा। ठीक है, वहाँ 3A1 में क्या था, लेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड में ही रहता है, अगर A2 आ जाएगा तो एक्स्ट्रा पेल्विक में चला जाएगा, मतलब पेल्विक ब्रीम के ऊपर चला जाएगा, पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन इसमें ये लेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब 3B में चलते हैं। जब माइक्रोस्कोपिक पेरिटोनियल मेटास्टेसिस करेंगे तो ये क्या होगा, बियॉन्ड द पेल्विस अप टू 2 सेंटीमीटर, मतलब हमारा पेल्विस क्या है 2 सेंटीमीटर ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर 11C में 3C में देखें तो इसमें क्या रहेगा, मोर देन जो मेटास्टैटिस है पेल्विस के जो ऊपर हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें भी लेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब 4 में आते हैं, मतलब पहला में क्या था, तो पहला में सिर्फ ओवरी, एक ओवरी में या 2 ओवरी में, दूसरा में ओवरी के साथ पेल्विक एक्सटेंशन हुआ लेकिन बिलो ब्रीम, तीसरा में क्या था, ये ओवरी के साथ वो भी हुआ क्या, ओवरी के साथ क्या हुआ, तो पेल्विक एक्सटेंशन भी हुआ और उसके साथ रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड भी हुआ। ठीक है, अब चौथा में आते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, डिस्टेंट मेटास्टैटिस, मतलब बहुत जगह पे चला जाएगा, एक्सक्लूडिंग पेरिटोनियल मेटास्टैटिस, मतलब पेरिटोनियल मेटास्टैटिस को छोड़ के बाकी ये हर जगह चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि 4A 4B को आता है। प्लूरल रिफ्यूजन, मतलब प्लूरल रिफ्यूजन लंग में चला गया पॉजिटिव होगा, या पेरेन्काइमल मेटास्टैटिस टू एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन, और भी एब्डोमिनल ऑर्गन है वहाँ पर ये दिखेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग इंजीनल लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये समझ में आ गया होगा। ये फिगर देखिए, ये क्या है, एडिनोकार्सिनोमा है फैलोपियन ट्यूब का, जिसमें क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब डायलेटेड हो गए, पिक्चर पता चल रहा है। इसमें जो फिमरेटेड इंड है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। ये देखिए, ये एडिनोकार्सिनोमा है फैलोपियन ट्यूब में, जो नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया, डायलेटेड हो गया है, ये हिस्टोलॉजिकली दिख रहा है। अब जो प्रीवियस रिपोर्ट आया था उससे जब हम स्टेजिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो किस बेसिस पे, एक तो उस पर लोकल टिश्यू रीजन जहाँ जहाँ स्प्रेड करता है और कहाँ कहाँ पर इसका मेटास्टेसिस होता है।
ठीक है। तो सीरस जो एडिनोकार्सिनोमा है ना, वो ज़्यादा डायग्नोसिस होगा एडवांस स्टेज में एज कंपेरिजन टू इंडोमेट्रियोड एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये चैलेंज है कि फेलोपियन जो प्राइमरी फेलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा है उसको कैसे हम अलग करें ओवेरियन से या पेरिटोनियल कार्सिनोमा से। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिम्टम दिया हुआ है। जो मेन ट्यूमर होता है ना प्राइमरी फेलोपियन ट्यूब में, वो लाइज होता है कहाँ पे, ट्यूब में, माने जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें रहता है। और ये कहाँ से एराइज होता है, तो इंडोसल्पिनिक्स से एराइज होता है, सॉरी इंडोसल्पिनक्स से एराइज होता है, ठीक है। दूसरा, जब हम हिस्टोलॉजिक पैटर्न देखेंगे तो पेपिलरी एपिथेलियम मिलेगा कहाँ पे, तो ट्यूबर मुकोसा पे, ठीक है। जब इसका ट्रांजिशन करेंगे तो ये कहाँ पे रहेगा, बिटवीन द मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट ट्यूबुलर एपिथेलियम, मतलब जो भी होगा ट्यूब में होगा, ठीक है। ओवरी और यूट्रस नॉर्मल रहेगा, और अगर उसमें ट्यूमर भी रहेगा तो कम मात्रा में होगा। तो हम तब जानेंगे कि ये क्या है, फेलोपियन कार्सिनोमा है, ठीक है। ऐसे ही डाटा प्रेजेंट होता है HTIC में रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब जो कह रहा है वो देखेंगे आगे। एक और चीज़ कह रहा है, अगर HTIC प्रेजेंट है तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ओवरी का, ठीक है। तो उसको प्राइमरी फेलोपियन ट्यूब ऑरिजिन भी कह सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर में ओवरी इन्वॉल्व हो लेकिन कोई भी HTIC प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं ओवेरियन ऑरिजिन। समझे कि अगर HTIC प्रेजेंट है और ओवरी अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व है तो उसको कहेंगे प्राइमरी फेलोपियन ट्यूब ऑरिजिन। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ ट्यूमर कहाँ है, ओवरी में है, और HTIC इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, ओवेरियन ऑरिजिन कहेंगे, ठीक है। अब कैसे स्प्रेड करता है ये फेलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा, तो ये तो पहले अपने डिजिटल ट्यूब को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, उसका डिग्री हम देखेंगे, ठीक है। अब कितना, इफ फिब्रिएटेड इन ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ट्यूमर, अगर जो फिब्रिएटेड इंड है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या उसमें पहले प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था, कोई इंजरी हुई थी, या कोई ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है, कोई ब्लड जैसा मिल रहा है, या उसमें कोई सीरस फ्लूइड है, वो ट्यूब कहाँ तक एक्सटेंडेड है, क्या वो डिस्चार्ज कर रहा है वेजाइना में कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब हम मेनली देखेंगे, ठीक है। उसका ट्रायल तो आपको याद ही होगा। अगर डिजिटल पोर्शन में फेलोपियन ट्यूब में अगर मैलिग्नेंसी है तो मैगलेंसी कहाँ तक फैला हुआ है, क्या वो पेरिटोनियल कैविटी को अफेक्ट किया, स्काइट्स हुआ, ओमेंटम कैकिंग हुई, ठीक है। अगर इंटरपेरिटोनियम तक स्प्रेड कर गया है तो क्या मस्कुलर वॉल ऑफ ट्यूब भी इन्वॉल्व है, तो हम मेनली ये सब देखेंगे, ठीक है। अब आ गया पेरिटोनियल कार्सिनोमा, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें मेनली जो ज़्यादा कॉमन होता है वो क्या होता है, हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा। फेलोपियन ट्यूब में क्या था, सीरस एडिनोकार्सिनोमा, इसमें सीरस कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसमें मेनली जो बोथ ओवरी मस्ट बी फिजियोलॉजिकली नॉर्मल और इनलार्ज बाय वेनाइन प्रोसेस। इसमें जो दोनों ओवरी है वो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल होना चाहिए, अगर इनलार्ज होगा तो वेनाइन प्रोसेस में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ओवेरियन साइट, मतलब ओवरी नहीं, ओवरी के चारों तरफ जो साइट है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, ग्रेटर देन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सरफेस, और मैंने ओवरी के सरफेस से ज़्यादा उसके सराउंडिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ओवेरियन कॉम्पोनेंट मस्ट बी वन ऑफ द फ्लोइंग, ओवेरियन कॉम्पोनेंट नॉन एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कन्फाइन करना चाहिए कि कोई भी एविडेंस नहीं है कॉर्टिकल में, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ओवेरियन सरफेस एपिथेलियम और अंडरलाइंग कॉर्टिकल स्ट्रोमा बट विथ एनी गिवन ट्यूमर स्मॉलर देन 5:5, मतलब अगर गलती से मान लो इन्वॉल्व हो भी गया तो वो ट्यूमर स्मॉल होना चाहिए 5:5 mm से। अगर ट्यूमर स्मॉलर देन 5:5 mm है और वो ओवरी के अंदर है, लेकिन उसका क्या सरफेस डिजीज है भी और नहीं भी है, ठीक है, ये सब मेनली होता है। और हिस्टोलॉजिकल साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो सीरस टाइप मिलेगा, ठीक है, जो आइडेंटिकल होता है किससे, तो ओवेरियन सीरस पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा से, एनी ग्रेड।
तो ये सबसे हमें पता चलेगा। ट्रीटमेंट में हम कंबाइन ट्रीटमेंट करेंगे सर्जरी और केमोथेरेपी का। सर्जरी में मेनली क्या किया जाता है, तो हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है या बायलेटरल सल्पिंगो ओफोरेक्टोमी किया जाता है, वो उसके स्टेज पे हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में हम क्या देते हैं, तो मेनली ट्रीट किया जाता है कार्बोप्लेक्टिन या ये पैक्लिटैक्सेल से। ठीक है, क्योंकि यही एंटी केमो ड्रग्स है या एंटी ऑन्कोजन एजेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम रेडिएशन थेरेपी भी करते हैं। रेडिएशन थेरेपी लेकिन रूटीन में नहीं आता है कि हमेशा रिकमेंडेड किया ही जाए, लेकिन कभी कभी हम कर सकते हैं। अगर जब ये कैंसर स्प्रेड कर जाए एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है, तब एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। मतलब अगर ये जो ट्यूमर है ये अगर फेलोपियन ट्यूब तक रहा तो ठीक है, लेकिन अगर ये एब्डोमेन तक स्प्रेड कर जाए तो ये रेडिएशन थेरेपी हम मेनली नहीं मतलब प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसमें पैप टेस्ट भी इंडिकेटेड नहीं होता है। चलिए इसके की पॉइंट में आते हैं, ये ओवरऑल समरी है। तो जो मेनी केसेज होता है ओवेरियन और पेरिटोनियल कार्सिनोमा का, वो एराइज होता है फेलोपियन ट्यूब से। ठीक है, तो अगर फेलोपियन ट्यूब से एराइज होगा तो उसको कहेंगे फेलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब और पेरिटोनियल कार्सिनोमा सिमिलर होता है तो उसमें क्या सिमिलरिटी होती है, तो उसमें एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब और पेरिटोनियल कैंसर सिमिलर होता है क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक में और क्या में, पैटर्न ऑफ स्प्रेड और ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब इसका जो रिस्क फैक्टर है वो मेनली क्या है, वो भी सिमिलर होता है। क्या, इनहेरिटेड म्यूटेशन BRCA1 और BRCA2 ट्यूमर सप्रेसर जीन। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिक सब टाइप क्या होता है फेलोपियन ट्यूब या पेरिटोनियल कार्सिनोमा का, तो हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट आइडेंटिकल होगा क्या से, तो ओवेरियन कैंसर से। ठीक है, सर्जरी और केमोथेरेपी। अब कह रहा है कि प्रोग्नोसिस करना पड़ेगा कि ओवेरियन या पेरिटोनियल कैंसर है, तो मोस्ट स्ट्रांगली क्या ऐसे करेंगे, तो करेंगे इनिशियल ट्यूमर रिडक्शन सर्जरी से। ठीक है, और बाकी तो लास्ट वाला बता ही दिए। इसी के साथ ये फेलोपियन ट्यूब कैंसर खत्म होता है। आशा है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।